So hello everyone, welcome once again to this channel. I hope so you all are doing well. चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं कराऊंगी आपको एनिमल किंगडम का एनसीईआरटी डिस्कशन। जो भी हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन टॉपिक पूरा कंप्लीट किया है उसको एनसीईआरटी से रीड आउट करेंगे। अब ऐसा मैं क्यों करा रही हूँ, क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस मिली हो कि हाँ मैंने जो पढ़ाया है आपको एकदम एग्जैक्ट एनसीईआरटी से ही पढ़ाया है और एक भी पॉइंट आपका मिस आउट नहीं हुआ है। एक आधा पॉइंट अगर छूट जाता है तो उसको आज एनसीईआरटी से कवर कर लेंगे। क्लियर? चलिए आपको निकालना है एनसीईआरटी की बुक और खोलना है एनिमल किंगडम चैप्टर। फर्स्ट पैराग्राफ, when you look around you will observe different animals with different structure and forms. As over a million species of animals have been described till now, the need of classification becomes all the more important. The classification also helping assigning a systematic position to a newly described species. और फर्स्ट पैराग्राफ में सिंपल सी बात बोला गया है कि आप अगर अपने आसपास देखते हुए तो बहुत सारे आपको एनिमल्स दिखाई देते होंगे और सारे के डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे, डिफरेंट फॉर्म्स होंगे, है ना। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स को, एनिमल्स को स्टडी करने के लिए हमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लाने की जरूरत पड़ेगी, है ना। The classification helps in assigning a systematic position. ये क्लासिफिकेशन हमें क्या दिखाता है कि एक सिस्टमैटिक पोजीशन दिखाता है कि हाँ इस ग्रुप से ये एनिमल्स बिलोंग करते हैं। तो इस ग्रुप में जितने भी एनिमल्स होंगे पूरे वर्ल्ड में जो इस ग्रुप को फॉलो करते होंगे, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते होंगे, उनको किस ग्रुप में डाल दिया जाएगा, पार्टिकुलर ग्रुप में असाइन किया जाएगा। तो ये क्लासिफिकेशन से हमारा बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है पढ़ने के लिए। बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट वैराइटीज ऑफ एनिमल्स, इन एनिमल्स के अलग अलग स्पीसीज को सब कुछ आप स्टडी कर सकते हो। क्लियर? चलिए अब आते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन टॉपिक पे। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल इन रिलेशन टू अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। हाँ ये पता है कि बहुत सारे एनिमल्स अपने से एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट पे सिमिलैरिटी शो करते हैं और इसी को बोला जाता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का जरिया। इसमें फर्स्ट लिया गया है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, यानी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर लेवल है कि टिश्यू लेवल है, ऑर्गन है कि ऑर्गन सिस्टम है। इसके बाद आता है बॉडी का सिमेट्री, सिमेट्री कैसा है, रेडियल है, बाइलेटरल है, एसिमेट्री है, इस चीज़ों के बारे में। नेचर ऑफ सीलोन कैसा है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है। These features are used as a basis of animal classification and some of them are discussed here. तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने टोटल 10 बेसिस कंप्लीट किया था। मैं मान के चल रही हूँ कि आपने नोट्स को कई बार रिवाइज करके आए हैं और एनसीईआरटी भी मैंने आपको बताया था कि एक बार रीड करके आना है ना। चलिए अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, देखना सारा लाइन एकदम क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पे आते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ एनिमल्स एनिमेलिया आर मल्टीसेलुलर। अब एनिमेलिया का आप कोई भी मेंबर्स ले लो, चाहे वो पोरीफेरा ले लो, चाहे वो कॉर्डेट्स ले लो, सारे एनिमल्स के जो मेंबर्स होते हैं एनिमेलिया किंगडम के वो मल्टीसेलुलर होते हैं। क्लियर? चलो अब आप बोलोगे मैम अमीबा तो यूनिसेलुलर होता है, बट अमीबा क्या है, वो एनिमेलिया किंगडम से बिलोंग नहीं करता है। अगर आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा है तो इसलिए आपको ये डाउट आया होगा। अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये डाउट नहीं आएगी, है ना। All of them do not exhibit the pattern of organization of cells. For example, in sponges, the cells are arranged as a loose cells aggregates. They exhibit cellular level of organization. तो आप बताओ, मैंने क्लास में कराया था आपको कि सेलुलर लेवल किस में पाया जाता है। तो एक ही फाइलम में पाया जाता है, दैट इज स्पॉन्जेस का फाइलम, जिसको पोरीफेरा भी बोलते हैं, पोरीफेरेंस। उनके बॉडी में सिर्फ और सिर्फ सेल्स होता है, सेल्स ही सारा फंक्शन को परफॉर्म करता है ना। Some division of labor activities occur among the cells. अब क्या हुआ, डिवीजन होना स्टार्ट कर गया, सेल से टिश्यू बनना स्टार्ट हो गया, टिश्यू से ऑर्गन बनना स्टार्ट हो गया। तो टिश्यू लेवल किस में दिखता है, तो सीलेंट्रेट्स में दिखते हैं, है ना। The results of cells is more complex, hence the cell performing the same functions are arranged into tissues, hence it is called tissue level of organization. यहाँ तक क्लियर है? चलिए a still higher level of organization, organ level, is exhibited by platyhelminthes. तो सेलुलर लेवल किसमें था, पोरीफेरेंस में था। टिश्यू लेवल किसमें था, सीलेंट्रेट्स एंड टीनोफोरा में। ऑर्गन लेवल किसमें है, प्लेटीहेलमिंथेस में, है ना। and other higher
India where tissues are grouped together to form organs, each specialized for a particular functions. अब ऑर्गन मिला के, एक दो ऑर्गन मिला के, तीन चार ऑर्गन मिला के क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, है ना। जैसे आप बोलते हो एनिलिड्स में, आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, ये सब में क्या है? ऑर्गन सिस्टम को फॉलो करता है। समझ में आ रहा है? तो आप रिवाइज करोगे तो आप क्या करोगे? जब भी आप रिवाइज कर रहे हो तो आप लिखोगे पहले आपको एक्टिव रिवीजन करना है ना, बहुत ज्यादा रखना नहीं है कि ये आपको एक्टिव रिवीजन करना है। कैसे करना है ये सीखो। जैसे आपने लिखा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिखा बीओसी, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें पहला लिखा एलओओ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है। इसमें पहले आप लिखोगे सेलुलर और इसके एग्जांपल यहाँ लिखोगे, टिश्यू इसके एग्जांपल यहाँ लिखोगे, ऑर्गन यहाँ इसके एग्जांपल लिखोगे, ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे इसके एग्जांपल लिखोगे। तो ये क्या हो जाएगा? आपका एक्टिव रिवीजन हो जाएगा। क्लियर। अब जब कभी भी रिवाइज करोगे तो एलओ लिख लेंगे और डायरेक्ट इस चीजों को लिखेंगे। समझ में आ रहा है? अब दूसरा जैसे मैंने अभी मैं ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होने के बाद फिर मैं बताऊंगी कि कैसे याद करना है, सिमेट्री को कैसे याद करना है। क्लियर। आपको पूरे क्लास में ही याद करना है पूरा चीज को, तभी ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा आपको। Organs have associated to form functional system, each system concerned with a specific physiological functions. This pattern is called organ system level of organization. Organ ने क्या बना दिया? Organ system बना दिया। चलिए, organ system in different group of animals exhibit various pattern of complexities. For example, अब देखो यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ही आपको क्या बताया गया है? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि किसके पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है और किसके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। मैंने आपको अलग अलग करके पढ़ाया है ना, आपको याद आ रहा होगा सब कुछ, रिकॉल करते जाना है। The digestive system in platyhelminthes has only a single opening to the outside the body that serve as a both mouth and anus. अब देखो, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का आप डेफिनेशन याद करो, क्या था? सिर्फ एक ओपनिंग थी जो कि माउथ का भी काम कर रहा था और एनस का भी काम कर रहा था। तो आपको क्या लिखना है दूसरे में? डाइजेस्टिव सिस्टम। फॉर एग्जांपल आप रिवाइज कर रहे हो डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो आपने हेडिंग लिखा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद आप यहाँ लिखोगे इनकम्प्लीट और यहाँ लिखोगे कंप्लीट। और फटाक से आपको याद आना चाहिए कि इनकम्प्लीट में कौन सा फाइलम बिलोंग कर रहा था। प्लेटीहेल्मिंथेस दिया है, मैंने आपको और भी फाइलम्स बताए हैं, और कंप्लीट में क्या एग्जांपल दिया हुआ था। क्लियर है? कंप्लीट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये होता है कि दो ओपनिंग्स प्रेजेंट है, सेपरेट ओपनिंग्स प्रेजेंट है, माउथ अलग है और एनस अलग है। समझ में आ रहा? चलिए, A complete digestive system has two opening, mouth and anus. कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा आपको, है ना? चलिए, similarly the circulatory system may be of two types. अब थर्ड में आपको क्या लिखना है? सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसका भी आपको क्लोज टाइप, ओपन टाइप एग्जांपल देना है। ओपन टाइप में मैंने आपको एक निमोनिक्स के थ्रू याद कराया था, बताओ क्या निमोनिक्स था? हेन एट, हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, एंड फॉर क्या था? से non-cephalopods molluscus, A for arthropods, T for subphylum Tunicata। समझ में आ रहा है? याद भी होते जा रहा है, रिवीजन भी हो रहा है। तो आपको क्या करना है? सर्कुलेटरी सिस्टम हेडिंग डालना है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसका फाइलम छोटे से लिख लेना है। शॉर्ट नोट्स में यही ऐड करते जाना है। इसको क्या बोलेंगे? एक्टिव रिवीजन बोलेंगे। Open type in which the blood is pumped out of the heart and the cells and tissues are directly bathed into it। यही मैंने आपको बताया था। ऐसा लगेगा कि ऑर्गन जो है वो पूल, स्विमिंग पूल ब्लड का है, उसमें बाथ कर रहे हैं। समझ में आया? चलिए, क्लोज टाइप में क्या है? In which the blood is circulated through a series of vessels of varying diameters, arteries, veins and capillaries। तो यहाँ पे जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसका तो आपको पता है एग्जाम्पल। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या था? जिसमें पूरा पाइपलाइंस के थ्रू ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन होगी, आर्टरीज जैसी चीजें आएगी, वेन्स जैसी चीजें आएगी, कैपिलरीज जैसी चीजें आएगी। अब इसका एग्जांपल क्या है आपको लिखना है ना। मैंने आपको सब कुछ डिटेल लेक्चर में बताया है। आज हम सिर्फ एनसीईआरटी रिवाइज कर रहे हैं, उसको रीड कर रहे हैं कि एक भी पॉइंट हमारा मिस आउट ना हो जाए। समझ में आया? अब आप
है सिमेट्री पे। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री, यानी कि सिमेट्री को भी एक क्लासिफिकेशन का जरिया बनाया गया। जैसे कि आप सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े हो, वैसे ही एक जरिया और बनाया गया सिमेट्री। ये कैसा है, एसिमेट्रिकल है कि बायलेटरल सिमेट्री है कि रेडियल सिमेट्री है, समझ में आ रहा है? चलो स्पॉन्जेस देखो, अब पोरीफेरा के पास तो कोई भी डिफाइंड शेप ही नहीं है ना। बॉडी प्लान उनका कैसा था, उनका बॉडी प्लान के बारे में कुछ दिया ही नहीं था एनसीईआरटी के बुक में, है ना। तो बॉडी प्लान उनका एसिमेट्रिक है, यानी कि एस्ट्रोनॉइड शेप का है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, मैंने आपको बता दिया। स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, मतलब कोई भी ऐसा सेंट्रल पॉइंट ही नहीं है, कोई भी ऐसा प्लेन ही नहीं है जिससे कि हम उनके बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सके, है ना। कोई भी ऐसा सिमेट्री लाइन ही नहीं है उनके पास, तो इसलिए उनका बॉडी कैसा हो जाएगा, एसिमेट्रिकल हो जाएगा। उसके बाद है व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स। अब हमारे में कैसा है, जैसे देखो इसमें क्या दिया गया है, when any plane passing through central axis of the body divides the organism into two identical halves, it is called radial symmetry. Have this kind of body plans. Animals like annelids, arthropods, etc., where the body plans can be divided into identical left and right half in only one plane. अब देखो रेडियल सिमेट्री का मतलब ये होता है सेंट्रल से बॉडी प्लान डिवाइड करेगा, लेकिन एक से ज़्यादा बॉडी प्लान भी हो सकते हैं डिवीजन का जरिया, लेकिन बायलेटरल में सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट और राइट में बटेगा, और कोई तीसरी जगह से आप डिवाइड करोगे तो इक्वल हाफ्स नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो इसी को क्या बोलते हैं, बायलेटरल बोलते हैं। मैंने आपको लेक्चर के दौरान सब कुछ अच्छे से क्लियर किया था। अब इसका एग्जाम्पल आप क्या करोगे, पहले लिखोगे सिमेट्री। अब सिमेट्री में आप एसिमेट्रिकल लिखोगे, बायलेटरल लिखोगे और रेडियल लिखोगे, और इसका एग्जाम्पल आप फटाफट लिख लोगे। और इसको लास्ट मोमेंट में आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन याद करने से कोई रोक ही नहीं सकता है अगर इस पैटर्न को आप फॉलो करोगे, है ना। चलिए डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। अब जॉर्म लेयर्स पे आ गए हम लोग कि 2 जॉर्म लेयर्स है कि 3 जॉर्म लेयर्स है। आप एनसीईआरटी का डायग्राम देख सकते हो, बायलेटरल सिमेट्री का और रेडियल सिमेट्री का, है ना। बहुत इजी वे में दिया गया है। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में क्या लिखा गया है देख लेते हैं। Animals in which the cells are arranged in 2 embryonic layers, an external ectoderm and internal endoderm, are called diploblastic. अब देखो डिप्लोब्लास्टिक के लिए क्या बोला गया है कि एक बाहर वाला एक्टोडर्म हो और एक अंदर वाला एंडोडर्म, 2 ही जर्म लेयर्स पाया जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में दिया गया है सीलेंट्रेट्स के बारे में। An undifferentiated layer mesogalia is present in between the ectoderm and endoderm. यहाँ पे क्या होता है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में कहीं पे भी आपको मेसोडर्म वाली लेयर्स नहीं दिखेगी, उसकी एक मेसोग्लिया लेयर दिखेगी, मेसोडर्म नहीं दिखेगा। यहाँ पे क्या दिखेगा, जैसे ये मान लो एक्टोडर्म है, ये मान लो एंडोडर्म है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, एनसीईआरटी की डायग्राम देखो आपको समझ में आएगा। डिप्लोब्लास्टिक में एक लेयर दिखाया जा रहा है, यहाँ पे मान लो ये क्या है, जैसे इसको बोलते हैं हमने मेसोग्लिया, यानी कि एक्टोडर्म बाहर वाला, एंडोडर्म सबसे अंदर वाला। इन दोनों के बीच में एक और लेयर दिखता है मेसोग्लिया, मेसोडर्म नहीं है, मेसोग्लिया है। चलो those animals in which the developing embryo has a third germinal layer, mesoderm, in between ecto and endo, are called triploblastic animals. अब बताओ मुझे, डिप्लोब्लास्टिक में 2 जर्म लेयर्स थे, ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म लेयर्स थे। आप इससे भी याद कर सकते हो, ट्राई मतलब 3, डाई मतलब 2, है ना। अब इसका एग्जांपल्स कैसे याद करना है, तो डिप्लोब्लास्टिक आपको पता है सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा थे, लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, प्लेटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेट्स। आपको याद रखना है, पूरे फाइलम्स का एग्जांपल याद करते चलना है ना। इसके बाद आता है सिलोम, यानी कि बॉडी में कैविटी। इसका डायग्राम्स आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि डायग्राम से नीट में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं कि स्यूडोसिलोम का डायग्राम कौन सा है,
डायग्राम कौन सा है, तो आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है। सीलोम का भी डायग्राम ध्यान में रखना है और डिप्लोब्लास्टी और डिप्लोब्लास्टी का भी डायग्राम ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस आ रखे हैं पहले। अब सीलोम के बारे में पढ़ते हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। बॉडी कैविटी ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन माना गया है। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। तो मेसोडर्म से लाइन किया हुआ बॉडी कैविटी, इसको हमने नाम दे दिया सीलोम। हमने आपको बताया था कि ट्रू सीलोम हम किसको बोलेंगे। तो ट्रू सीलोम अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू सीलोम, तो आप क्या बोलना चाहोगे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि मैंने लेक्चर में ऑलरेडी आपको बता रखा है कि ट्रू सीलोम आप किसको बोलोगे, है ना। चलिए, एनिमल्स पोजेसिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट्स, यानी कि जिन एनिमल्स के पास बॉडी कैविटी होगा उनको हम बोल देंगे सीलोमेट्स। एनालिड्स, मॉलस्कस, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, हेमिचॉर्डेटा एंड चॉर्डेटा, इनके पास क्या होता है? सीलोम प्रेजेंट होता है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है। मेसोडर्म के स्प्लिट होने से, उनमें डिवीजन आने से ये सीलोम का फॉर्मेशन होता है, बॉडी कैविटी का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? चलिए, in some animals the body cavity is not lined by mesoderm, instead the mesoderm is present as scattered pouches in between the ectoderm and endoderm। मैंने आपको एग्जांपल में बताया था स्यूडोसीलोम्स के बारे में। वो कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? स्यूडोसीलोमेट्स मतलब इनके पास एक्टोडर्म एंडोडर्म है, मेसोडर्म भी है, लेकिन मेसोडर्म का स्प्लिट नहीं कर पाता है, डिवीजन नहीं कर पाता है, तो ये स्कैटर्ड हो जाता है, पाउचेस के फॉर्म में दिखने लगते हैं। बट ये ऐसा दिखाई देगा कि हाँ सीलोम प्रेजेंट है, बट दे आर नॉट द सीलोम्स प्रेजेंट, दे आर द फॉल्स सीलोम्स। तो इसको हम लोग क्या नाम दिए? स्यूडोसीलोमेट्स एनिमल्स, है ना। इसका एग्जांपल मैंने आपको याद कराया था, सिर्फ एक फाइलम में प्रेजेंट होता है, दैट इज एस्कीहेलमिंथस। क्या था? स्यूडोसीलोमेट्स किसमें प्रेजेंट था? एस्कीहेलमिंथस। सिर्फ और सिर्फ एक फाइलम में प्रेजेंट है ना। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें प्रीवियस ईयर नीट में इस पे टॉपिक पे पूछा गया है, तो आपको अच्छे से इसको याद रखना है। उसके बाद है द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, मतलब बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही नहीं होगी, उसको क्या बोलेंगे? एसीलोमेट्स एनिमल। अब इसमें आप समझोगे, एक बात इसमें समझने की है कि प्लेटिहेलमिंथस में मैंने क्या बोला था कि ये ट्रिप्लोब्लास्टी से बिलोंग करता है, यानी कि इनके पास एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों लेयर्स प्रेजेंट है। बट ये एसीलोमेट्स क्यों है? इनके पास तो तीनों लेयर है, तो ये एसीलोमेट्स इसीलिए है क्योंकि इनका जो मेसोडर्म का लेयर है ये डिवाइड नहीं कर पाता है, ये स्प्लिट कर ही नहीं पाता है, तो कोई जैसे लेयर बनती ही नहीं है, बॉडी कैविटी बनती ही नहीं है, इसीलिए इनको एसीलोमेट्स में रखा गया है। आई होप आपको इतना चीज़ें क्लियर है। सिमेट्री तक हमारा कंप्लीट हो गया, सीलोम भी कंप्लीट हो गया, जर्म लेयर्स भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आएंगे सेगमेंटेशन पे। क्लियर? तब तक आप क्या करोगे? एक बार अभी जितना मैंने एनसीईआरटी कवर करा दिया है, 2 बार आपको रीड करना है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं सेगमेंटेशन। In some animals, the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least some organs. For example, earthworm, the body shows this pattern called metameric segmentation, and this phenomena is called metamerism. आप earthworm में देखते हुए वहाँ पे क्या है? एक organs का बार-बार repetition है ना, serial wise repetition है, इसको क्या बोलते हैं? metameric segmentations। इसके बाद आता है नोटोकॉर्ड। आप मुझे ये बताओ, अगर आप लेक्चर अच्छे से देखे हो तो आपको पता होगा नोटोकॉर्ड कौन से जर्म लेयर से ओरिजिनेट है, डिराइव है? क्या वो एक्टोडर्म से डिराइव है या मेसोडर्म? तो नोटोकॉर्ड मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, आपको ये याद रखना है क्योंकि क्वेश्चंस आ रखे हैं। नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। अब बताओ मुझे, इससे भी क्वेश्चंस आ रखे हैं कि नोटोकॉर्ड वेंट्रल साइड में होता है कि डॉर्सल साइड में होता है, तो ये भी याद करने की बात है। तो आपको 2 चीजें याद रखना है नोटोकॉर्ड में। नोटोकॉर्ड में क्या याद रखना है कि ये डॉर्सली प्रेजेंट होता है और मेसोडर्मली ओरिजिन होता है। ये
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन्स है ना, इससे क्वेश्चंस आ रखे हैं। ऐसे हैं आपके बुक में एक ऐसा चार्ट दिया हुआ है, इसको बनाते हैं। क्लियर? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स करके टॉपिक है। इसके बाद हम लोग कल के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे पोरीफेरा, लेकिन आपको मैं एक होमवर्क देना चाहूंगी पोरीफेरा के बारे में। क्लियर? तो पहले हम चार्ट बनाते हैं इसको, फिर हम लोग पोरीफेरा पे आते हैं कि होमवर्क क्या रहेगा। जो एनसीईआरटी में चार्ट बनाया गया है उसको हम लोग वापस से रीड्रॉ करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, है ना। चलिए, किंगडम कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? बोलो, एनिमेलिया। कौन सा किंगडम है? एनिमेलिया। अब बताओ, एनिमेलिया किंगडम के जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर? तो इन पे लिखेंगे मल्टीसेलुलर। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो कैसे हैं? मल्टीसेलुलर है। समझ में आ रहा है? अब देखो क्या करना है, अब समझते जाना है आपको। यहाँ पे मैं पहले लिख रही हूँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बताओ सेलुलर लेवल किसमें था? एक ही में तो था, पोरीफेरा में। याद आ रहा है आपको? खुद से भी ये ट्राई करना है बनाने का। क्लियर? मैं आपको पूरे चीजें इसमें जितना भी टेबल पे दिया गया है वो समझाने की कोशिश करूंगी। अब देखो, सेलुलर लेवल के बाद किसमें सिमेट्री एसिमेट्रिकल थी? यहाँ पे लिखते हैं सिमेट्री। तो कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें सिमेट्री एसिमेट्रिकल थी, यानी कि कोई सिमेट्री ही नहीं थी, सिर्फ एक ही फाइलम है, पोरीफेरा। तो ये दोनों कैरेक्टर्स किसमें बिलोंग करते हैं? पोरीफेरा में बिलोंग करता है। अभी तक तो हमने इतना समझा। इसके बाद बताओ, यहाँ पे लिखते हैं सिलोन। अब सिलोन किसमें एसिलोमेट थे? तो एसिलोमेट तो हमारे सिलेंट्रेट्स में भी थे, टीनोफोरा में भी थे और प्लेटिहेलमिन्थस में भी थे। तीनों में थे ना, है ना, सिर्फ पोरीफेरा में नहीं थे। हमारे पास पोरीफेरा में भी एसिलोमेट्स थे, सिलेंट्रेटा में भी और टीनोफोरा में भी और प्लेटिहेलमिन्थस में भी। क्लियर है? चलिए, तो एसिलोमेट्स हो गए। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये किसमें बिलोंग करता है? पोरीफेरा में। लेकिन एसिलोमेट्स वाले तो और में भी आते हैं, जैसे मान लो यहां तक आपको क्लियर है? फाइलम पोरीफेरा में हम लोग आ गए। फाइलम पोरीफेरा तक आप बना सकते हो खुद से। एक बार मैं बता देती हूँ आपको। किंगडम एनिमेलिया में सेलुलर लेवल किसमें था? एसिमेट्रिकल किसमें था? एसिलोमेट्स किसमें था? तो आपको इसी टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, है ना। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में इनकम्प्लीट लिख देगा, सर्कुलेटरी सिस्टम, 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार देखिए और आपको बोलेगा कि गेस करो ये कौन से फाइलम से बिलोंग करता है। तो जब आपके टिप्स पे होगा सारे फाइलम्स के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ही आप इस क्वेश्चन को फटाफट आंसर कर पाओगे, है ना। चलिए, अब देखो यहाँ पे टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, इसमें तो पोरीफेरा को छोड़ के सारे आ जाते हैं फाइलम्स, है ना। क्लियर है इतना? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर लेवल को छोड़ के सारे किसमें आ जाते हैं? टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल में। चलो, यहाँ तक क्लियर है। अब सिमेट्री में यहाँ पे तो रेडियल आते हैं और बाइलेटरल आते हैं। केवल एक ही ऐसा फाइलम था जो एसिमेट्रिकल था, उसको तो हमने हटा लिया, वो तो हमारे गेम से बाहर हो चुका है ना, बाहर हो गया। अब रेडियल कौन से थे और बाइलेटरल कौन कौन से थे आपको ये बताना है। अब रेडियल में भी एसिलोमेट्स कौन से थे? रेडियल में एसिलोमेट्स कौन कौन से फाइलम थे आपको ये बताना है। तो देखो, रेडियल में एसिलोमेट्स जो थे वो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा थे, है ना। सही है कितना? रेडियल में एसिलोमेट्स कौन कौन से फाइलम थे? सिलेंट्रेटा
टीनोफोरा। देखो मैं इसीलिए यहाँ से एक एक चीज समझा रही हूँ, एक एक चीज को बना रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो। अगर मैं इसको आपको लिख के ले आती तो आपको समझ में नहीं आता। जो एनसीईआरटी में एक वर्ड दिया गया है मैं इसको वापस से लिख के आपको समझा रही हूँ, है ना। अब देखो, अब बायलैटरल में कौन कौन से आते हैं, तो हमने पोरीफेरा को अलग कर दिया, उसका तो एसिमेट्रिकल था और सेलुलर टेबल था, वो तो उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, वो सबसे प्रिमिटिव है तो उसको हटा दिया। अब रेडियल में एसिलोमेट्स यानी कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही नहीं है, तो उनको भी हमने एक अलग कर लिया। उनमें दो फाइलम्स आ गए, सीलेंट्रेट्स आ गए और टीनोफोरा आ गए। तो हमारा तीन फाइलम्स तो अभी कंप्लीट हो गया, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। अब आते हैं बायलैटरल में। बायलैटरल में आते हैं विदाउट बॉडी कैविटी, यानी कि इनके पास बॉडी कैविटी नहीं है, यानी कि ये एसिलोमेट्स एनिमल है। जैसे ये दोनों एसिलोमेट्स थे, ये भी एसिलोमेट्स है, क्लियर। लेकिन तो इनमें कौन सा आएगा, एक ही आएगा, प्लेटिहेलमिन्थेस। अब देखो आप सोच रहे होंगे मैम यहीं पे प्लेटिहेलमिन्थेस लिखवा देते, ये भी तो एसिलोमेट्स था। हाँ था, एसिलोमेट्स है प्लेटिहेलमिन्थेस में, मान रही हूँ, लेकिन हमने यहाँ पे रेडियल वाला ग्रुप करा था। अभी हम लोग क्या ग्रुप कर रहे हैं, बायलैटरल ग्रुप कर रहे हैं। यहाँ पे क्लियर हुआ चीजें, है ना। चलिए अब बात करते हैं फॉल्स बॉडी कैविटी। फॉल्स बॉडी कैविटी, अब इसमें बताओ कौन सा फाइल हमारा था, सिर्फ और सिर्फ एक फाइल हमारा था, दैट इज एस्कीहेलमिन्थेस। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, फाइलम एस्कीहेलमिन्थेस, है ना। अब आता है बायलैटरल में ट्रू सीलोमेट, यानी कि यूसीलोमेट्स एनिमल, जिनके पास सीलोम यानी कि बॉडी कैविटी एकदम सही, एकदम प्रेजेंट है, क्लीन प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, यूसीलोमेट्स एनिमल, ट्रू सीलोम, है ना। तो इसका एग्जांपल कौन कौन सा हो जाएगा, तो इसका एग्जांपल एनिलिडा हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, मोलस्का हो जाएगा, एकाइनोडर्मेटा हो जाएगा, हेमिकॉर्डेटा हो जाएगा और कॉर्डेटा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको मेंशन कर लेना है। लेकिन यहाँ पे भी एक चीजें हैं, मैंने आपको बताया था यहाँ पे यूसीलोमेट्स में तो सारे आप लिख लोगे, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। लेकिन आप मुझे ये बात बताओ, आप एनसीईआरटी में एक चीज देखोगे कि इकाइनोडर्मेटा में छोटा सा स्टार दिया गया है, दिख रहा होगा, जूम करके देखो, है ना। तो इकाइनोडर्मेटा में छोटा सा स्टार क्यों किया गया है, आपको खुद से आंसर आना चाहिए ये चीजों की। आ रहा है आंसर, मैंने आपको बताया था कि इकाइनोडर्मेटा का दो स्टेज होता है, एक होता है एडल्ट स्टेज, एक होता है लार्वा स्टेज। इसीलिए इकाइनोडर्मेटा पे यहाँ पे स्टार बनाया गया है। समझ में आया आपको। चलिए तो आप क्या करोगे, इकाइनोडर्मेटा के जो लार्वा स्टेज हो गया एडल्ट, इनमें से कौन सा स्टेज इसमें फिट होता है और कौन सा स्टेज उसमें फिट होता है। और यूसीलोमेट्स में इकाइनोडर्मेटा में कौन सा स्टेज फिट होगा, दैट इज लार्वा स्टेज फिट होगा कि एडल्ट स्टेज फिट होगा, आप उनको लिखोगे, है ना। पूरा इकाइनोडर्मेटा आप नहीं लिखोगे। समझ में आ रहा है इतना। अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इकाइनोडर्मेटा दिया रहेगा तो आप उसी को मार्क करेंगे, लेकिन अगर ऑप्शंस में दोनों दिया रहेगा, इकाइनोडर्मेटा का लार्वा स्टेज भी दिया रहेगा और इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट स्टेज भी दिया रहेगा, तो जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा 100% आप उसको मेंशन करेंगे, है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक चीज होमवर्क देती हूँ, आज की क्लास से सिर्फ और सिर्फ एक होमवर्क रहेगा, तो आपको क्या करना है, फटाफट इसको लिखना है। और अब आते हैं होमवर्क पे कि होमवर्क क्या है। चलिए, आई होप आपने इसको लिख लिया है। अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करना है या बैक करना है और उसको लिखना है। अब देखो आपका होमवर्क क्या है, आपको लिखना है हेडिंग फाइलम पोरीफेरा। आप लिख लोगे हेडिंग फाइलम पोरीफेरा। इतना चीजें क्लियर है। अब देखो क्या कर रहे हैं, इसमें आपको ये लिख के लाना है, मैं जितना लिखवा रही हूँ उतना आपको लिख के लाना है, खुद से लिखना है। आप पीछे से चीटिंग नहीं करोगे, खुद से इसको लिखोगे। अभी तक आपको पूरा चीजें याद हो गया है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपका क्लियर है, उसी के बेसिस पे
आपको ये लिख के आना है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें क्या क्या है, फर्स्ट एलओओ कैसा है, सेकंड सिमेट्री कैसा है, थर्ड जर्म लेयर्स है कि नहीं है, फोर्थ सीलोम है कि नहीं है, फिफ्थ नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट और नॉट, सिक्स्थ सर्कुलेटरी सिस्टम है कि नहीं है, सेवेंथ सेगमेंटेशन कैसा है, एट रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है भी कि नहीं है, ये भी आपको लिखना है। अगर नहीं है तो डायरेक्ट आप क्रॉस कर दोगे, क्लियर। ये मैं जनरल बता रही हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम, और 10th बॉडी प्लान। आपको इन सारे 10 क्वेश्चंस का आंसर वन वर्ड में लिख के लाना है ना। अगर आप ये खुद से लिख रहे हो बिना देखे हुए पीछे, तो आप एकदम सही से याद कर रखे हो। अब आपको सिर्फ आगे पढ़ना है, मेरे साथ साथ पढ़ना है ना। अगर आपको 2-4 आप भूल रहे हो तो आप एक बार क्या करोगे, प्रीवियस लेक्चर्स को एक बार याद कर लोगे, एक बार रिवाइज कर लोगे, फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, डेफिनेटली आपसे हो जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक। आई होप आपको पसंद आया होगा, आप पूरी चीज़ें याद भी कर लिए होंगे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया होगा। अब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनल पोरीफेरा।